अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर जजमेंट आ जाता है तो लागू हो जाएगी उस तरीके से, क्या ये SC ST OBC के रिजर्वेशन के खात्मे के तौर पर देखा जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में फिर ये बोलेंगे कि आर्थिक आधार पर ही देना चाहिए, जाति आधारित आरक्षण तो खत्म कर देना। ये जो इकोनॉमिक आधार पे जो आरक्षण है, इस इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण देने के पीछे कोई और मंशा नहीं है, वो समाज में जो चेंज आ रहा है उसको रोक रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि SC ST OBC का रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल है पहले से ही, ये उससे एक अलग व्यवस्था है और ये आरक्षण का एक नया डेवलपमेंट है। इट्स न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन। क्या इस तर्क में दम है? क्या गरीबी आर्थिक आधार आरक्षण हो सकता है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उन्होंने नए तरीके की व्यवस्था लागू की, आपके आरक्षण पे तो फर्क ही नहीं होता। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। क्योंकि हमारे समाज में अनटचेबिलिटी है, हमारे समाज में सोशल ग्रेडेशन है, सोशल डिप्राइवेशन है, डिस्क्रिमिनेशन हर आदमी फेस कर रहा है। ये क्राइटेरिया है रिजर्वेशन देने का। ये डिबेट्स पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी जब ये कानून बना था, और वहाँ पे तो ये सब दलीलें दी नहीं गई, बहुत जल्दी इसको पास कर दिया गया, बिना किसी डेटा के, बिना किसी डिस्कशन के, बहुत रैंडमली एकदम पास कर दिया गया पार्लियामेंट में। अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आदमी हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आदमी हैं तो आपको वो चीज़ डिनाई होगी। लेकिन ये इकोनॉमी का देश है जिसमें आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी से आपकी आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत तय हो जाती है। लेकिन ये 5 जजों की छोटी बेंच है, क्या इस बात की गुंजाइश है कि ये लार्जर बेंच को ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच के फैसले को कैसे पलटेगा? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और सुप्रीम कोर्ट में EWS, जिसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर लागू तो किया, लेकिन वो सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षण बन गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम सुदामा कोटा कहते हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत पर उस केस पर आर्गूमेंट हुए हैं। 7वें दिन की हियरिंग में सभी आर्गूमेंट्स को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस पर अब अपना फैसला देना है। इस केस में सीनियर एडवोकेट हैं KS चौहान, जो इस केस की लगातार पैरवी कर रहे थे। उनकी और उनके जो साथी टीम है वो इस EWS के खिलाफ अपनी दलीलें दे रहे थे, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कोर्ट में बहस हुई है और क्या इसमें जजमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद साहब। मैं आज देख रहा था कोर्ट की हियरिंग, मैंने भी सुनी है, बहुत सॉलिड आर्गुमेंट्स आप लोगों की तरफ से आ रहे थे, और जो विरोधी हैं उनके बहुत रिपीटेटिव आर्गुमेंट्स थे। मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं भी इस केस को लगातार पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के आर्गुमेंट्स के बाद आपको क्या उम्मीद बंधी है इस केस को लेकर? मुझे लगता है कि जो संवैधानिक सिस्टम है और इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं, उन प्रिंसिपल के आधार पे केवल इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है। केवल हमारे देश में ही नहीं, मतलब हमारे देश में जो इंदिरा साहनी, जिसको मंडल जजमेंट कहते हैं, वो 9 जजों की पीठ है और उसमें तकरीबन सभी जजेज ने ये माना है कि केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता जी। लेकिन अगर हम इसको भी इग्नोर करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला कि इकोनॉमिक आधार पे कहीं आरक्षण है। और इसके लिए हमने 3 आर्टिकल कोर्ट को दिए हैं, जिसमें 2 आर्टिकल में स्पेसिफिकली इकोनॉमिक आधार पे केवल आरक्षण नहीं हो सकता। वो एक 76 का आर्टिकल है प्रोफेसर ओवन फिश का, और एक 2000 का आर्टिकल है जिसमें क्लास, कास्ट और इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल क्लासिफिकेशन, इस तरह के कंसेप्ट को एनालाइज उन्होंने किया। और उन्होंने ये माना कि केवल इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमिक आधार पे आप आरक्षण करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इंटरनेशनल जो आर्टिकल्स हैं और इंटरनेशनल जो लिटरेचर है जो हमने स्टडी किया, उसके हिसाब से केवल आर्थिक आधार पे आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक हम अगर इसको देखें तो इसमें उन्होंने जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, अभी आज जो आर्टिकल हमने दिया प्रोफेसर फिश का, तो उसमें अटॉर्नी जनरल ने आर्ग्यू किया था कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दे आर लोडेड विद बेनिफिट्स। अटॉर्नी जनरल ने कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम में दे आर लोडेड विद बेनिफिट्स, so they can't oppose this. So our opposition is not for the sake of opposition, because we understand that the economic criteria is no criteria. When we are facing discrimination, it has origin of a caste, and a scheduled caste, scheduled tribe, or even backward class, they are socially deprived sections, and their conditions are very miserable.
the gradation is different. Scheduled caste, scheduled tribe, they are more backward. They face more discrimination. They face untouchability. Backward class also faces untouchability, but the degree is less. And some of the caste in the dominant backward classes, they are better placed and they have more interaction with the upper caste, so they you feel that they have been upgraded. But when they interact with the upper caste for their rights, then they met the same treatment. Like scheduled caste, scheduled tribe, even they get the same treatment. If you see like Jats, why Jats want reservation, why Maratha want reservation, why Gujar want reservation? Because otherwise if you analyze them, their condition seems to be better. But when the social intercourse or social interaction which they are taking, they are no better than the other people. So that's why they are demanding that we should be provided reservation. So there is no difference between scheduled caste, scheduled tribe and backward classes when it comes to their treatment. But the degree is different, and the system which they have evolved, because they do not want to give reservation more than 50%. And giving reservation more than 50% means it will go up to 85%. Now they have designed the reservation of 10%. If you see 10% reservation, their population, I personally feel, is not more than 5-6%. Because if we analyze the 1931 census, their population is 17.58%. If you classify as unreserved category, the last caste census that is the last caste census. So if we analyze it from different angle, that is the last caste census, but the caste which have been formed part of the upper caste, like Maratha, Jat, now they are demanding backward class status. And in the natural intercourse with the society, we feel that they are also being discriminated. So we don't say that they are not backward class, that is also our standpoint. So if we analyze that, then it comes to only 12%. The upper caste population is only 12%. And in that 12% in 1931, if you analyze it from that angle, we were illiterate. Our people have more children, so they were educated people. From 31 onwards, they were still educated. So their population cannot rise with that proportion. So that's why I have a feeling that they will not be 6% or 5%, more than that. And that's the reason that they are not going to hold a caste census. Caste census is a long demand, and if you analyze it from different perspective, that is the requirement of any activity. These all arguments were made in the court. I was there in the courtroom, and it was like listening to the debate in parliament. तो ये debates parliament में होनी चाहिए थी जब ये कानून बना था, और वहाँ पे तो ये सब दलीलें दी नहीं गई, बहुत जल्दी इसको पास कर दिया गया, बिना किसी डेटा के, बिना किसी डिस्कशन के, बहुत रैंडमली एकदम पास कर दिया गया पार्लियामेंट में. तो आपको लगता है ये लूप होल्स हैं जिसको कोर्ट जो है वो देखेगा आप लोगों की दलीलों के बाद, और इसको फिर हटाया जा सकता है? नहीं, वो मैंने आर्गूमेंट उठाया था, मेरे अलावा किसी ने नहीं उठाया वो आर्गूमेंट. एक कंसेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, जो दूसरे देशों में फॉलो होता है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. उसमें जो सोसाइटी है उसमें इश्यूज को डिस्कस डिबेट किया जाता है. जब वो इशू डिस्कस डिबेट होके उसमें एक कंसेंसस बन जाता है, तब वो पार्लियामेंट्री फोरम में आता है. पार्लियामेंट्री फोरम में जब वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो कमेटी सिस्टम होता है. जो कमेटी सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट फेज में केवल उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद सेकंड फेज में उसमें डिस्कशन होती है, और थर्ड पेज में उसका होल कमेटी भी डिस्कस करती है उसको, और छोटी कमेटियाँ भी होती है, जैसे डिपार्टमेंटल कमेटी है उसमें भी हो सकता है. कुछ ऐसी कमेटी होती है जो होल हाउस कमेटी होती हैं, वो भी उसको डिस्कस करती हैं, और उसके बाद वो लेजिस्लेशन पास होता है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर रहा है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है. क्योंकि हमारे समाज में अनटचेबिलिटी है, हमारे समाज में सोशल ग्रेडेशन है, सोशल डिप्राइवेशन है, डिस्क्रिमिनेशन हर आदमी फेस कर रहा है. ये क्राइटेरिया है रिजर्वेशन देने का. अब इन्होंने इकोनॉमिक आधार दिया है. जब उन्होंने इकोनॉमिक आधार दिया है तो ये एक नई स्कीम है. इसके ऊपर समाज में भी चर्चा होना चाहिए था और पार्लियामेंट में भी चर्चा होना चाहिए था. अब हम देख रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया चल रही है, तो वो प्रक्रिया का जो कानून है 2019 से अभी डिस्कशन में है, और उसका सेकंड फेज नहीं आई है. जो कमेटी है उसमें केवल पहली फेज में हाउस ऑफ लॉर्ड ने डिस्कस किया उसका भी.
सेकंड फेज में जो डिस्कशन होती है वो अभी नहीं हुई है। तो ये उस तरह का रिफॉर्म है। तो अगर इसको आपने चेंज करना है, इसको चेक करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको हाउस में, जनरल पब्लिक में, सिविल सोसाइटी में आपको उसके ऊपर चर्चा करके एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। अब इसका एक और पहलू है, क्या हमारे समाज में आर्थिक गैर बराबरी है, और आर्थिक गैर बराबरी के आधार पे क्या हमारा समाज डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका बेसिस आर्थिक गैर बराबरी है। अगर हम देखें तो हमारे समाज में कोई आर्थिक गैर बराबरी के आधार पे किसी को ना बेनिफिट मिलता है, ना किसी को बेनिफिट डिनाई होता है। जैसे आप सोशल आधार पे देखेंगे, अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आदमी हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आदमी हैं तो आपको वो चीज़ डिनाई होगी। लेकिन ये इकोनॉमी का देश है जिसमें आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसी से आपकी आर्थिक हैसियत, सामाजिक हैसियत तय हो जाती है। केवल तय नहीं होती, उसके बेसिक कंडीशन रहती है। अब अगर जैसे मैंने आज भी बोला, जब मैंने पहले भी आर्गूमेंट किया था तब भी मैंने ये बोला था कि रामनाथ कोविंद साहब जब गए राजस्थान में एक मंदिर में, तो उनको मंदिर का जो मेन एरिया है उसमें नहीं घुसने दिया। हालांकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन उनको तो जस्टिफाई वो कर सकते हैं, लेकिन हम उससे जस्टिफाई नहीं समझते। पैर में दर्द, हाँ, पैर में दर्द ऊपर नहीं चढ़ सकते। अदरवाइज अगर मान लिया जाए, अगर उसको पैर में भी दर्द था तो वो राष्ट्रपति है देश का, ऐसा भी सिस्टम बनाया जा सकता है, कोई लिफ्ट लगा के चढ़ा देते। आफ्टर ऑल राष्ट्रपति इतनी बड़ा पद है, वो हर रोज उस चीज को करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उड़ीसा के एक मंदिर में गए तो उनकी वाइफ के साथ धक्का मुक्की हुई। दोनों जगह क्रिमिनल केस चल रहे हैं। जो राजस्थान वाले में तो डॉक्टर अशोक मेघवाल ने उस पुजारी को जो है इंजर्ड किया और उसका क्रिमिनल केस वो फेस कर रहा है, उधर पुजारियों के खिलाफ केस चल रहा है। तो ये ऐसा कोई मनगढ़ंत चीजें नहीं है, लेकिन जो समाज की संरचना है वो उसका आधार आर्थिक नहीं है। उसका आधार अगर आर्थिक होता तो राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, राष्ट्रपति से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है, तो उसके खिलाफ नहीं होता। हालांकि बाबू जगजीवन राम का या आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनका ये थोड़े पुराने 5 साल पुराने एग्जाम्पल हैं, और ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसा समाज की जो संरचना है उसका जो आधार है उसमें डिस्क्रिमिनेशन का आधार है वो सामाजिक है, इसलिए आर्थिक आधार पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। मैडम, जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट की अगर बात करें तो उसमें 9 जजों की बेंच ने ये कहा कि आर्थिक आधार पे तो नहीं हो सकता आरक्षण। ये वाली बेंच ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार के आरक्षण पर ही बहस हो रही है इस बेंच को लेके, लेकिन ये 5 जजों की छोटी बेंच है। क्या इस बात की गुंजाइश है कि ये लार्जर बेंच को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच के फैसले को कैसे पलटेगा? नहीं, मैंने ये आर्ग्यूमेंट रिजॉइंडर में यही किया है केवल कि आर्टिकल 141 और 145 क्लास 5 में ऐसी व्यवस्था है कि लार्जर जो बेंच है उसका जो प्रिंसिपल है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर ये बेंच ऐसा समझती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं कर रही है, ये जो अमेंडमेंट है, तो फिर इसको लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। वैसे प्राइमा फेसी में इस ओपिनियन कहूँ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, इसलिए ये 5 जज भी इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको अपहोल्ड करना है तो फिर लार्जर बेंच को जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ही नहीं मानेंगे कि ये इसको आपका बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मानते हैं कि भाई हमने इसको अपहोल्ड करना है, तब ये 11 जज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मंडल 9 जज का है। इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है उसको उस तरह से हमने देखना, वही हमारा एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ये जो इकोनॉमिक आधार पे जो आरक्षण है, इस इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण देने के पीछे कोई और मंशा नहीं है, वो समाज में जो चेंज आ रहा है उसको रोक रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो जो अपर कास्ट जिसको हम कह रहे हैं, हम तो 5-6% मान रहे हैं, लेकिन अगर 1931 के हिसाब से 12% भी माने तो आज वो 30-40% उनका रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि 50% 49% जो है SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन इसमें इंश्योर हुआ मंडल के बाद, लेकिन आज भी वो पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 30% के करीब है जो डाटा के हिसाब से। लेकिन अगर हम उसको मान ले कि वो 49% पूरा भी है, तब भी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो 85% है तो उनका ज़्यादा होना चाहिए। ये केवल 15% है। जब से बीजेपी आई है तो जनरल में भी जो अनरिजर्व वैकेंसीज है उसमें भी कहीं किसी स्टेट में नहीं मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट नहीं है। चाहे मंडल कमीशन वाला जो जजमेंट है उसमें भी पैरा 811 में कहा है कि जनरल जो सीट होगी उसमें अनरिजर्व जो सीट होगी, जनरल कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व होना चाहिए वर्ड उसके लिए, अनरिजर्व जो सीट होगी उसमें सभी लोगों का राइट होगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का है चाहे अनरिजर्व कैटेगरी का है। लेकिन अभी पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं हर हाई
हाई कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है हायर जुडिशियल सर्विसेज का, तो उन्होंने 31 लोग पास किए, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट पास नहीं किया, एक भी बैकवर्ड क्लास पास नहीं किया। ये कैसा सिस्टम है? हाँ, वैसे तो कहते हैं हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन जब आपने 31 आदमी पास किए तो प्रोपोर्शनेट शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को भी पास करना चाहिए। और जो शेड्यूल ट्राइब भी वहाँ कार्बन आउट हो गया है तो उनका जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से शेड्यूल ट्राइब भी होना चाहिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसको चेक करने के लिए जो इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मुझे लगता। लेकिन सरकार का तर्क है, मैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के तर्क देख रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि SC ST OBC का रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल है पहले से ही, ये उससे एक अलग व्यवस्था है और ये आरक्षण का एक नया डेवलपमेंट है। इट्स न्यू काइंड ऑफ रिजर्वेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन। क्या इस तर्क में दम है? क्या गरीबी आर्थिक आधार आरक्षण हो सकता है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उन्होंने नए तरीके की व्यवस्था लागू की, आपके आरक्षण पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनका जो व्यू है वो टोटली गलत है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर एनालाइज करें तो अगर मान लो शेड्यूल कास्ट 16.8% है अब पिछले सेंसस के हिसाब से, अगर शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन 16.8% तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इंश्योर करना चाहती है। जब ये हो जाता है तब आप कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा हो गया, मतलब इनका जितना होना चाहिए उतना हो गया, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन तो 300 गुना 400 गुना ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उन्हीं में से तो मिलेगा ये। क्योंकि इसमें जो एक्सेप्शन बना दी है कि SC ST OBC को इकोनॉमिक आधार पे नहीं मिलेगा, ऐसी एक्सेप्शन है प्रोविजन में। जब वो एक्सेप्शन बना दी है तो वो केवल अपर कास्ट को मिलेगा, तो अपर कास्ट ऑलरेडी डिस्प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड है, तो उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोर्ट ने इसमें कई बार डेटा भी मांगा, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें कुछ राज्यों का आप डेटा दीजिए। सरकार क्या कोई ऐसी रिपोर्ट, कमीशन, कोई सिफारिश, कुछ डेटा दे पाई कोर्ट में? अपनी सरकार ने एक कोई कमीशन की रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है, वो दूसरी कोर्ट में अंडर चैलेंज है। अब इसके लिए पर्टिकुलरली कोई डाटा उन्होंने कलेक्ट नहीं किया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और निश्चित तौर पे इसका कोई डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्ट है जो हर आदमी की नॉलेज में है कि वो 300-400 टाइम उनका रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वो भी अगर हम उनकी पॉपुलेशन 12% मान ले तो है, अगर उनकी 5-6% जो हम सोच रहे हैं उतना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। और 5-6% या 12% में 10% आप सिक्योरिटी दे रहे हो उनको अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी जो 8 लाख रुपए कमा रहा है उसको आप दे रहे हैं। 8 लाख कमाने वाली पॉपुलेशन इस देश, पूरे देश में 15% 12% से ज़्यादा नहीं है। तो आफ्टर ऑल आप क्या समाज निर्माण करना चाहते हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोट जो है, मैंने शुरू में जब आर्गूमेंट किया तब किया था कि हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी मूविंग सोसाइटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई जो शेड्यूल कास्ट बन गया वो परमानेंट शेड्यूल कास्ट रहेगा, जो बैकवर्ड क्लास बन गया वो परमानेंट बैकवर्ड क्लास रहेगा। उनकी सोशल कंडीशन अगर बदलेंगी तब आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सोशल कंडीशन आज की डेट में हमें नहीं लग रही है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया, या बैकवर्ड क्लास के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया। क्योंकि जब उनकी अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो हम तो सर्विस लॉ का बहुत काम करते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो एम्प्लॉइज हैं वो 2-3 साल तक उनके लिए, जब वो सीनियर मोस्ट होते हैं 2-3 साल तक पोस्ट नहीं भरते हैं, और जनरल का आदमी जब 3 दिन रिटायरमेंट के होते तब पोस्ट खाली हो जाए तो वो जनरल वाले को प्रमोट करके 3 दिन में ही वो सब बेनिफिट देना चाहते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी है। तो ये बहुत बड़ा लकुना है हमारे सिस्टम में, और वो क्योंकि सिस्टम पे कंट्रोल उन लोगों का है। सिस्टम पे हमारा, अगर हमारा आदमी हेड भी होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो केवल दिखाने के लिए हेड है। उसके इर्द गिर्द जो आदमी जो उसको चलाने वाले होते हैं वो हमारे आदमी के एक भी नहीं चलने दे, वो केवल सिग्नेचर अंगूठा लगाने वाला मसला है उसका। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज और चैलेंज तभी कर पाएंगे जब हमारा रिप्रेजेंटेशन एडेक्वेट होगा और वो पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कास्ट, कोई भी जो क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक आपने दिखाने के लिए शेड्यूल कास्ट रख लिया, उससे काम नहीं चलेगा, आपको उस क्लास को पूरा एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मेरे 2 आखिरी के छोटे छोटे सवाल हैं। बहुजन समाज में खासकर एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है इस बात को लेके, डिबेट को लेके। एक तो कह रहे हैं कि चलो अगर गरीबी है उसके आधार पे अगर आरक्षण दे दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरे एक वर्ग का ऐसी आशंकाएं हैं कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर जजमेंट आ जाता है तो लागू हो जाएगी उस तरीके से,
क्या ये SC/ST OBC के रिजर्वेशन के खात्मे के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर ये बोलेंगे कि आर्थिक आधार पर ही देना चाहिए, जाति आधारित आरक्षण तो खत्म कर देना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली उसका कारण ये है कि आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण की शुरुआत हो जाएगी तो निश्चित तौर पे वो SC/ST OBC को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो समाज में जो प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाएंगे कि भाई इकोनॉमिक आधार पे हो सकता है, और ये प्रिंसिपल डेवलप करना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में कोई व्यू पॉइंट बनाना हमारे आदमियों के हाथ में नहीं है। अगर मान लो हम टीवी को, रेडियो को देखेंगे तो हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी नहीं आता है। हम चाहे कितना भी अच्छा करेंगे, कितना भी हमारा आदमी मेहनती होगा, वो एक आदमी उनका पूरा नैरेटिव चेंज कर देता है। तो इसलिए उसके बाद तो ये जस्टिफिकेशन टाइप हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। और इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण सामाजिक संरचना को जो है और ज़्यादा कठोर बनाएगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस जो है वो पूरा एक्सक्लूडेड होंगे। और ये 10% का ही अगर आप देखें तो मैंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट को 65 पोस्ट थी और ये इकोनॉमिक आधार पे जो रिजर्वेशन है उनको 98 पोस्ट थी। वो शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्वेशन है और ये EWS 10% है, तो वो 98 कैसे हो सकती हैं? तो ये वो अगर ये लीगली परमिट हो गया तो फिर वो कुछ भी अपनी मर्जी से करेंगे, फिर आप उसको उस तरह से चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और कोर्टों में भी बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम कुछ डिफेंड कर पाते हैं, क्योंकि कोर्टों में भी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से कोर्ट का माइंडसेट भी उतना ओपन नहीं होता। और डाइवर्सिटी जब तक पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक वो नहीं होता। अगर आप देखेंगे कोर्टों में अगर मान लो हमारे खिलाफ नहीं किया जा सकता केस तो वो 20 साल तक पड़ा रहेगा, और जो हमारे खिलाफ किया जा सकता है वो 1 महीने में कर देंगे। तो हमें कोर्टों से उस तरह से कोई बेनिफिट नहीं नजर आता। ट्रेंड्स तो ऐसे रहे। हाँ, नहीं, ट्रेंड्स हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम बहुत केस हैं हमारे पास ऐसे। अगर हम जीत सकते हैं तो वो एडमिट कर देते हैं, और जब हम हार सकते हैं, वो दूसरा जीत सकता है तो वो तुरंत हमारा सुप्रीम कोर्ट तक 1 महीने में खत्म हो जाएगा हमारा राइट, और हम जीतने वाले हैं तो 20 साल तक वो जो लोएस्ट कोर्ट है में 3 साल से पेंडिंग चल रहा था, सुनवाई नहीं हुई, स्टे भी नहीं लगा, भर्तियां बम्पर हो रही हैं। तो पूरा कोशिश किया गया कि इसमें स्टे हो, लेकिन नहीं लगा, जबकि 9 जज का जजमेंट इनके खिलाफ था। इस अमेंडमेंट के खिलाफ 9 जज का जजमेंट होने के बावजूद भी कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया। तो ये एक सिस्टम है जिसके तहत हम उसके बारे में सोच सकते हैं। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जजमेंट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो प्रोविजन है ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होगा, क्योंकि संविधानिक मापदंडों पे ये खरा नहीं है। और कोर्ट ने जो मेन आर्गूमेंट सुने उस समय ऐसा रिफ्लेक्शन दिया था कि भाई ये जो प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं करता, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो मुझे लगता है कि ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होगा। हालांकि हमारे अपने साथियों ने कुछ इसमें जो अंडर में गड़बड़ की है जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सीनियर एडवोकेट KS चौहान साहब, जो इस केस में बहुत ही सॉलिड आर्गुमेंट्स लेके कोर्ट में थे, और इनकी पूरी टीम और बाकी जो भी लॉयर्स हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला सुनाता है? मोदी सरकार के 103वें संवैधानिक संशोधन जिसके जरिए EWS सुदामा कोटा लागू किया गया, क्या वो गैर संवैधानिक घोषित होगा, या ये कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी, या फिर एक बड़ी बेंच को ये केस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये मामला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ EWS से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि SC/ST OBC के लिए एक कहीं की लैंडमार्क चीज़ होगी, जिससे उनके भविष्य की दिशा और दशा तय होगी। इस बारे में, इस बातचीत के बारे में आपका क्या कहना है? एडवोकेट साहब ने जो लॉजिक दिया उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।